नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज की सबसे बड़ी खबर, आज दिल्ली में मोदी सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। 3 घंटे तक महामंथन किया गया, लेकिन सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई। 3 दिसंबर यानी परसों फिर किसानों के साथ बातचीत होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत ठीक रही। मोदी सरकार ने किसानों के सामने नए कृषि कानून पर चर्चा के लिए एक छोटी समिति बनाने का सुझाव रखा था, लेकिन किसान समिति के लिए तैयार नहीं हुए। किसानों ने कहा कि नया कानून उनके लिए डेथ वारंट है, लिहाजा इस कानून को वापस लिए जाने तक किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। और इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बैठक के बाद किसान विज्ञान भवन से बस से लौट रहे हैं। दिल्ली पुलिस पायलट की तरह बस को एस्कॉर्ट कर रही है। देखिए, आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे किसानों की बस की ये तस्वीर। विज्ञान भवन से जब किसान निकले, कहा जा रहा था कि 2 बसों में बैठकर लगभग 35 संगठन जो थे किसानों के, वो आए थे 3 मंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए विज्ञान भवन दिल्ली के। और वहां से अब ये वापस निकले और आगे आगे दिल्ली पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट कर रही है। और इस बस में हमारे रिपोर्टर पवन नारा भी किसानों के साथ गए। उनकी रिपोर्ट को देखकर आपको समझ आएगा कि आज किसानों के साथ क्या बातचीत हुई। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद किसान एक बार फिर सिंधु बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। बस में सवार होकर आए थे, एक बार फिर बस में हैं। सर, आप बातचीत के लिए गए थे, आपका पक्ष 4 दिन से हम सुन रहे हैं। सरकार ने आपको मनाने के लिए क्या धमकी दी? 1.5 घंटे बैठक चली, क्या बात हुई? सरकार की तरफ से क्या धमकी दी? आपका धन्यवाद। आपको हमारी बात 4 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन सरकार करने के बाद लगातार आपको सुना हमारी बात 4 दिन से सुननी शुरू हुई। हम ये बात सुनाने जारी रख रहे हैं। इस माहौल में आज सरकार ने देखी उस मीटिंग में जो आज लंबा समय वार्ता चली है, आज फिर हमें समझाने की बात हुई है। हमने उनको समझाने की बात की है कि हमारे पास बहुत पढ़े लिखे ऐसे आगू हैं कि जिस भी क्लास में बात करनी है, कि जिसमें भी आपको समझने की जरूरत है वो समझा सकते हैं। फिर उन सारी बातें होने के बाद जो मीटिंग है वो दोनों तरफ से कि हम भी समझेंगे हमारा संघर्ष है, ये हमें को जवाब देना चाहिए। फिर मंत्री साहब और जो बैठक में सभी थे, उन्होंने बोला कि हमें समय दीजिए। सलाह करने के बाद उन्होंने बोला कि एक मीटिंग और हमें करनी चाहिए। देखिए, हम सरकार इतने दिन से जो बोल रही है वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि जो किसान का दर्द है उनको बहुत पहले सरकार को समझ लेना चाहिए था, अभी तक नहीं समझा है। अब भी हम इस बैठक से क्या निकला? क्या आगे का रास्ता तय हुआ है? क्या एक लाइन लेंथ तय हुई कि कहाँ किस बात पे बात होगी? पहले तो हमें अफसोस था कि जो हमने पहला लिखित रूप में अपने एतराज जो इन कानूनों के खिलाफ हैं वो दिए थे, वो पूरी तरह उन्होंने पढ़े नहीं है, देखे नहीं है, इसलिए हमारा समय लगा। हम चाहते हैं कि इससे आगे जो सरकार है, ये हमारा मसला नहीं है, हमारी मीटिंग का मसला नहीं है, ये मसला देश के किसानों का है। पूरे देश के किसान आज देख रहे हैं कि सरकार किसान जो देश भर में किसान आए हुए दिल्ली में, उनके साथ क्या व्यवहार कर रही है। तो आगे क्या होगा? इस मीटिंग को आप पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, और आगे का रास्ता कैसे? हम इतना समझते हैं कि ये मीटिंग से मीटिंग का रास्ता निकला है। हम संघर्ष के मैदान में हैं, सरकार विचार करने के मूड में है। सरकार विचार करने के मूड में है, ये संघर्ष करने के मूड में है। सर, इस बैठक को आप पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं? क्या कोई रास्ता निकला आगे बातचीत का? किस तरह से देखते हैं इस पूरी आज की बैठक को? क्या एक बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है जिससे कोई उम्मीद की जा सकती है? लेकिन जब कोई बैठक होती है और उसमें ये सोचा जाता है कि इसमें कई चीजें विचारने वाली हैं, इस बैठक को कंटिन्यू करेंगे, परसों फिर दोबारा बैठेंगे, तो इसको हम नेगेटिव कैसे बोले? पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है। तो सरकार की तरफ से मनाने के लिए या कहे कोई प्रेजेंटेशन दी गई, कोई तर्क रखा गया, सिर्फ आपकी सुनी गई? सिर्फ हमारी सुनी गई और हम बोले कि जो पहले थी इसका यानी ये भी हमारा सम्मत कर देते हैं, जो पहले थी वो यानी रिहर्सलें थी, लेकिन आज मुद्दे पर कुछ बात हुआ। मुद्दे पर कुछ बात हुई है। तो क्या 3 तारीख को बैठक में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी या यही सदस्य होंगे, और किस तरह से आगे क्या सरकार
की तरफ से कोई बात मांगी गई है, कोई सुझाव मांगे गए हैं, क्या कहा गया? नहीं, हमारा तो यही तयशुदा है। आज दिन में इनके साथ बहुत बातचीत चला। ये पंजाब वाले लोगों को बुलाकर पंजाब वाले लोगों को कुछ देना चाहते थे, लेकिन ये तो आप यानी देश भर का हो गया, देश भर का नहीं विश्व भर का हो गया है। जर्मन में ट्रैक्टरों ने फार्मर से ट्रैक्टरों में हमारी सपोर्ट में निकाला है। तो हम बोला कि संयुक्त मोर्चा जो बहरहाल इंडिया उसके सदस्य साथ आएंगे, वो आए, यही सदस्य रहेंगे कल, यही सदस्य रहेंगे। तो बैठक की बात हुई है, कहा जा रहा है कि बैठक जारी रहेगा। अब कम से कम एजेंडे पे आए हैं, कानूनों में क्या कमियां हैं उस पर बात हो रही है, और यही बातचीत का सिलसिला आगे 3 तारीख को भी चलेगा। हालांकि कुछ नेता कह रहे हैं कि बैठक में आना है नहीं आना है वो तय होगा बैठक के बाद, जो कि सिंधु बॉर्डर में होगी। लेकिन एक चीज जो स्पष्ट है वो ये है कि बातचीत का सिलसिला शुरू जरूर हुआ है, लेकिन आंदोलन और बातचीत साथ साथ जारी रहेगी। सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और किसानों की तरफ से क्या बात रखी गई? देखिए, किसान पिछले 3-4 महीने से एक ही बात रख रहे हैं कि ये जो खेती कानून बने हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए वारंट, मौत के वारंट है, इनको प्लीज कैंसिल करो। लेकिन सरकार, देखिए, खेती मंत्री को पूरा पता है कि ये क्योंकि वो एक किसानों की नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार की तरफ से आज बैठक में कहा क्या गया? वो आप ये कह रहे हैं कि वैसे आप वो पीछे कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं, लेकिन हम अड़े हुए कि इसको कैंसिल करो। और उन्होंने बोला कि 5 मेंबरी कमेटी बना दो, वो बात करेगी सरकार से। लेकिन हमने उनकी ये प्रपोजल कैंसिल कर दी कि हम पूरा संगठन बैठेगा, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन 5 आदमी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। तो आगे क्या तय हुआ? आगे अगली मीटिंग, अभी पहले तो हम जा रहे हैं अपनी मीटिंग करने। अभी जो किसान जथेबंदियां हैं वो अपनी मीटिंग करेंगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो सरकार की तरफ से 3 तारीख को फिर दोबारा बुलाया गया है। किसान आगे तय करेंगे कि बातचीत करनी है या नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो गंभीरता होनी चाहिए वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 3 तारीख को बैठक होगी, कुछ नेता कह रहे हैं कि तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं कि चर्चा के बाद फैसला होगा। और बस में चढ़ने से पहले 3 घंटे तक किसान और सरकार के बीच बैठक हुई। इस लंबी बातचीत के दौरान किस मंत्री ने क्या कहा, किस किसान नेता ने किस बात पर आपत्ति जताई। मीटिंग में एक वक्त ऐसा भी आया जब चाय और जलेबी पर हंसी मजाक भी हुआ। सड़क पर ऐसा माहौल है। तो जो तमाम जो किसान लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर खाना खा रहे हैं, उनसे भी एक बार जो है बात करने की यहाँ पर हम कोशिश कर लेंगे। आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। 3 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग होगी। आप कहाँ से आए हैं, क्या लगता है 3 तारीख को कोई हल निकलेगा? क्योंकि छोटी समिति की जो बात हुई थी वो मना कर दिया है किसान नेताओं ने। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। हमारी समस्या का हल नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ जैसे उन्होंने डिसाइड किया हुआ था पहले से, मोदी जी जाके वहाँ कह रही हैं कि ये बिल बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, इनका बहुत बेनिफिट होगा आपको। हमें पता था आज कोई हल नहीं निकलेगा इनसे। सरकार तो पहले ही तरफदारी दे रही है इन बिलों की। 3 तारीख को इन्होंने पहले कहा था कि मीटिंग रखेंगे, लेकिन उन्होंने आज मीटिंग पे बुलाया और अब फिर से कह दिया 3 तारीख। दिल्ली बॉर्डर की ऐसी तस्वीर है। 4 घंटे की बातचीत का नतीजा ये रहा। किसानों के साथ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मूला ये रहा। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है, और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। आंदोलन का निष्कर्ष निकालने के लिए विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सरकार के 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद थे।
सोम प्रकाश केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री हैं। सोम पंजाब के होशियारपुर से बीजेपी सांसद भी हैं। सोम प्रकाश इससे पहले भी हुई किसान और सरकार की बैठक का हिस्सा थे। उनसे बात करने के लिए 35 किसान नेता आए थे। मंत्रियों के बगल में किसान बैठे थे। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि हर कोई एक दूसरे से आंखें मिलाकर बात कर सकता था। जैसे मंत्रियों के सामने उनका नाम और पद लिखा हुआ था, ठीक वैसे किसान नेताओं के सामने उनके नाम और पद लिखे हुए थे। सरकार ने किसानों को अपनी बात रखने का बराबरी का मंच दिया। सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। दुनिया के सामने एक नायाब तस्वीर पेश की जा रही थी। सरकार ने किसानों के बीच फैले भ्रम को दूर करने की एकदम नई स्ट्रेटेजी बनाई। एक मंत्री और एक किसानों का ग्रुप। सरकार की तरफ से 3 मंत्री मौजूद थे। हर एक मंत्री 10-10 किसानों को समझा रहा था। 5 किसान नेता मंत्रियों के सामने अपनी मांग रख रहे थे। सरकार ने 1-to-1 रणनीति अपनाई थी ताकि बैठक में आया हर एक किसान बिल की सच्चाई और अफवाह के बीच का फर्क समझ सके। जितने कंफ्यूजन हैं वो सब दूर हो जाए। 3:30 बजे सरकार और किसानों के बीच बैठक शुरू हुई और इतनी देर में सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई तो तीनों किसान बिल वापस लेने की मांग, एमएसपी पर कानून बनाने पर जोर, बिजली कानून पंजाब और पराली कानून हटाने की अपील की गई। विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेजेंटेशन दी गई। एक एक पॉइंट के फायदे डिटेल में समझाए गए, लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनी तो छोटा सा टी ब्रेक लिया गया ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए और चर्चा फिर शुरू हो। 2 घंटे की बैठक के बाद टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक के दरमियान भी सरकार के मंत्री और अधिकारी किसानों से चर्चा करते रहे, लेकिन टी ब्रेक से पहले बैठक में सरकार की तरफ से जो एक छोटी समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, किसानों ने उसे 2 टूक शब्दों में खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए हैं और इसे वापस लेना ही होगा। दोपहर 3 बजे जब किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे थे तो उनकी सोच ऐसी थी। सरकार से बातचीत करने के लिए किसानों का प्रतिनिधि मंडल बस में सवार होकर यहां पहुंच चुका है। 2 बसें हैं जो सिंधु बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर दोनों तरफ से आई हैं और 2 बसों के जरिए कुल मिलाकर 34 किसान हैं जिन्हें यहां विज्ञान भवन में बुलाया गया है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ होंगे और सब किसान यहां पहुंचे हुए हैं। इनके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि किसान आंदोलन के बीच में कोई समाधान निकल सकता है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, वहीं किसान लगातार एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। हम तो कह के हम कानून रद्द करवा के रहेंगे। देश का संघर्ष हो गया और संघर्ष बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे को देश विदेश से बड़ी सपोर्ट आ रही है। किसान तो गाँव से आए हैं कि कानून रद्द करवा के मुड़ना। सरकार भी प्रेशर में है। अब अमित शाह के बाद तो मोदी जी है ना, तो अब उन्होंने मीटिंग बुलाई है तो जरूर कुछ करना चाहिए उनको। 3 कानून, चौथा बिजली वाला, 5वां पराली वाला, 5 के 5 रद्द कराएंगे। जिन्हें जो रद्द नहीं होते उन्हें चिर हम बॉर्डरों से नहीं जाएंगे। उनको बुलाया बातचीत करने के लिए। बातचीत करने के लिए हम भागते नहीं हैं। आगे भी 2 बारी बातचीत करके बातचीत से मसला हल होगा। हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। मैंने बोला उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो मोदी जी कल यूपी में बोल के उसके साथ ज्यादा नहीं लगती। और जब बैठक के बाद बाहर निकले तो उनकी सोच में कितना फर्क आया वो भी देखिए। ये बात चली है, सरकार ऐसे गलते रही है कि छोटी कमेटी बनाओ, अब चर्चा करते रहेंगे, आंदोलन वापस लो। ये गल रद्द हुई है कि आंदोलन लगातार जारी रहूगा। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कल हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे। हम लोग सब रखा, सारे संगठन हम यूनानिमसली रखा कि भाई हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एक एजेंडा, 3 कानून वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी वापस। देख
तो उसमें चर्चा हुआ, बोला वापस लेने में प्रॉब्लम है। जे कुल मिलाकर कहना होवे तो जो ये बात है बेसट्टा रही है, कोई सट्टा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से एक प्रपोजल था भाई एक शॉर्ट कमेटी 11 मेंबरों की एक शॉर्ट कमेटी बना देते हैं। केंद्र सरकार से बात करने आए 35 किसानों की ये लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर डॉक्टर दर्शन पाल का नाम है, जो स्टेट प्रेसिडेंट क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब है, और सबसे नीचे शिव कुमार कक्का का नाम पेन से लिखा है और ये सर्व हिंदू राष्ट्र किसान के महासचिव हैं। सरकार से बात करने पहुंचे 35 किसान संगठनों में 33 किसान संगठन पंजाब से हैं। हरियाणा से एक ही किसान नेता गुरनाम सिंह है। मध्य प्रदेश से भी एक किसान नेता शिव कुमार मौजूद थे। साफ है, किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब से आए किसानों की है। 35 में से 33 किसान नेता पंजाब से हैं। ऐसा नहीं है कि 35 किसान संगठनों की सोच एक जैसी है, बल्कि किसान आंदोलन के अंदर कई दल और कई विचारधाराएं भी शामिल हैं, जिनकी सोच और मांग अलग अलग है। सरकार से बात करने के लिए 3 तरह का किसान दल पहुंचा। पहला दल सरकार से बातचीत और समझौता चाहता है। दूसरा दल लेफ्ट किसानों का है, जो आंदोलन जल्द खत्म करना चाहता है। तीसरा किसान दल ऐसा है जिसके कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। आप देखें तो अलग अलग संगठनों के जो किसान संगठन के लोग हैं वो एकदम से अलग बात कह रहे हैं। जैसे लेफ्ट विंग के जो किसान संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों से बात करें तो वो सीधे सीधे सरकार को लेकर जो नाराजगी होती है उस नाराजगी का बयां कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आखिर ये सरकार कैसे किसानों के हित में फैसले नहीं लेती है। जाहिर तौर पे उनके जो मसले हैं अलग हैं, तो उस लिहाज से सरकार के सामने ये चुनौती है। तो एक आसानी भी है कि अलग अलग लेवल पे अगर वो बात करे तो एक दबाव बना सकती है दूसरे लोगों पे जो कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में सरकार की तरफ से यही कोशिश की गई है, जो बैकरूम पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, बैकरूम निगोसिएशन जिसे कहते हैं, वो सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि अलग अलग किसान संगठन के लोगों को ये बताया जाए कि आखिर ये बिल किस प्रकार से फायदेमंद है। और जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि खुद अमित शाह भी कई किसान संगठन के प्रतिनिधियों को एश्योरेंस दे चुके हैं कि ये जो बिल है ये उनके अपने फायदे में है, इसमें आपको किसी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त सरकार और किसान के बीच मीटिंग चल रही थी उस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर क्या हो रहा था ये भी आपको जानना चाहिए। शाहीन बाग आंदोलन से मशहूर हुई बिल्किस दादी आपको जरूर याद होगी। बिल्किस दादी किसान आंदोलन में शामिल होने सिंघू बॉर्डर पहुंची, लेकिन इससे पहले वो प्रदर्शन में शामिल हो पाती, पुलिस ने उनको रोक दिया। शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी यहां सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रोटेस्ट में पहुंची थी, लेकिन पुलिस पूरे तरीके से पहले से ही अलर्ट थी। पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि अगर बिल्किस दादी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होती है तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है और शाहीन बाग से और भी प्रोटेस्टर जो है वो यहां सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जो बिल्किस दादी है वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के अंदर मुख्य आकर्षण रही थी और अब पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि अगर वो इस धरने में इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होती है तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। कुछ महीने पहले तक दिल्ली वालों ने ऐसी तस्वीरें बहुत देखी थी। ये टिकारी बॉर्डर है जो किसान आंदोलन की वजह से बंद है। और बैठक बेनतीजा खत्म होने के बाद किसानों की किचन में क्या हो रहा है, किसान कितनी तैयारी से आए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मंच चलाया जाता है जिसमें किसान अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार बाकी किसानों के सामने रखते हैं, लेकिन रात के समय आप देखेंगे कि जो लंगर है वो यहाँ पर परोसा जा रहा है और जो कई ऐसी संगठन है, कई ऐसे गुरुद्वारे दिल्ली में हैं जो कि इन जगहों तक लंगर पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो अब रात के समय यहाँ पर आप देखेंगे कि लंगर जो है वो चखेंगे और उसके बाद ये सभी लोग इनके साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली आई है उसके अंदर सोने के लिए जाते हैं। आप देखेंगे ट्रॉली को अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं जिसके जरिए पूरी रात जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर अपनी रात बिताते हैं। कंबल से लेकर हर सुविधा यहाँ पर है। आप लोग इसी तरह रात इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में गुजारते हैं? हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली में जाते हैं। कुछ लोग हमारे इतने खुले मैदान में रहते हैं। तो ये लंगर आप लोग खुद बना रहे हैं या जो दूसरी समिति है, दूसरे गुरुद्वारे? ऐसे है जो साडा गुरु नानक साहब है ना
ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਲੰਗਰ की प्रथा वो अजे तक मुक्ति नहीं है। जिथे भी सिख जाता है देश में विदेश में उथे लंगर होता है। साहब इस बैठक में ये भी तय किया गया कि एक समिति बना लेते हैं जिसमें किसान जो प्रधान है वो भी रहे, सरकार की तरफ से कोई रहे और जो कृषि का जानकार है उसको भी रखा जाए। लेकिन जो आपके प्रतिनिधि गए थे उनके द्वारा मना कर दिया गया कि इस तरीके की कोई समिति नहीं और हम आपस में ही बातचीत करेंगे। अब बातचीत सानू जिन्ना से साडे एक काले कानून वापस नहीं लेता उन्हें असी इतों डोला तो हिलांगे नहीं गे। तो दिल्ली में किसानों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन आज हैदराबाद में ओवैसी का भविष्य वहां की जनता ने तय कर दिया। 3 दिन बाद वहां भी फैसले का दिन है और इस बार हैदराबाद की जनता ओवैसी का फ्यूचर फिक्स कर चुकी है। ओवैसी के लिए भी आने वाली 3 रातें मुश्किलों से भरी हैं क्योंकि इस बार लोकल चुनाव में वोट बहुत कम पड़े हैं। ओवैसी का जो मजबूत इलाका है वहां वोटिंग कम हुई है और इससे ओवैसी की टेंशन बढ़ गई है। बुलेट से वोट डालने निकले सीनियर ओवैसी। और हैदराबाद में बैलेट पर वोट की मुहर लगती रही। बैलेट वाली पॉलिटिकल फाइट में ओवैसी का कितना जलवा कायम है और हैदराबाद में कितना भगवा चल रहा है। हमने इसी की पूरी ग्राउंड इलेक्शन रिपोर्ट तैयार की है। बूथ बूथ पर बात चली है। इस बार क्या पता चला है? हैदराबाद में ओवैसी की बुलेट रफ्तार पकड़ेगी या फिर बैलेट वाले नतीजे से ओवैसी ब्रदर्स की पॉलिटिकल बुलेट का एक्सीडेंट होगा? जी हम डाल रहे हैं बीजेपी को, तो वो एक वोट अपना मोदी जी के लिए ही जाएगा ना। चेंज होना चाहिए, नहीं तो क्या है सब एक ही डरे पे चलेंगे। सब चेंज होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। नेशनल लेवल पे भी बहुत अभी शानदार अपनी मोदी जी की जो है टीम काम कर रही है। वर्ल्ड लेवल पे इनका नाम है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल है, तो खाली मोदी जी को देखकर ही चेंजेस करने के लिए पूरी तैयारी है। अरे हिंदू है भाई, हम हिंदू की तरफ से वोट देना पड़ता है। हिंदू की पार्टी एक होना है भाई। क्या ओवैसी ब्रदर्स इस बार अपने सियासी गढ़ में जीत का परचम लहरा पाएंगे? शहर हमारा, मेयर हमारा के नारे के साथ सीनियर और जूनियर ओवैसी भाईजान का इलाका कहे जाने वाले हैदराबाद के ओल्ड सिटी के वोटर्स ने फैसला सुना दिया है। मगर क्या इस बार चुनावी नतीजों में एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स आएगा? क्या भगवा की लहर ओवैसी ब्रदर्स के एग्रेसिव राजनीति को किनारे कर देगी? चुनाव प्रचार के दौरान जिन इलाकों में बीजेपी के महारथियों ने दम दिखाया, वहां के वोटर्स ने कमल खिलाया या फिर पतंग उड़ाई? आखिरकार इस बार हैदराबाद के लोकल चुनाव के नतीजों में किसकी होगी विदाई और किसे जीत का तोहफा मिलेगा? इस बार तो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी। आपको क्या लगता है? जिस तरह से ये इलेक्शंस पूरे नेशनल कैनवास पर चले गए थे, क्या आपको लगता है जब आप वोट डालने जाते तो इश्यूज क्या हैं? नेशनल इश्यूज पर आप वोट डालती हैं कि जो लोकल इश्यूज है, सड़क, पानी, बिजली, उसको आप ध्यान में रखते हैं? आप बताइए, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इलेक्शन कैंपेन हुआ, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के वोटर्स के मन में? हैदराबाद के वोटर्स ने ऑन द ग्राउंड एग्जिट पोल में इंडिया टीवी के कैमरे पर ओवैसी ब्रदर्स बनाम बीजेपी वाले सवालों पर जो जवाब दिया, वो इशारा दे रहा है कि सीनियर ओवैसी को नतीजों से पहले ही हार का डर सताने लगा है। ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए। यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ। सीनियर ओवैसी भले ही खुलकर बीजेपी का नाम ना लें, लेकिन इस बार हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी का डंका बहुत जोरों से बजा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार अपने ही गढ़ में ओवैसी भाइयों की पॉलिटिकल बुलेट कहीं पंक्चर तो नहीं होने वाली? बाद में यहाँ से देखिए इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए वो राउंड्स पर भी निकलते हैं अपनी पार्टी के पक्ष में, किस तरह से वोटिंग हो रही है और उस सब का जायजा भी असदुद्दीन ओवैसी लेते हैं। हमेशा उनकी आदत है कि वो ऐसी मोटरसाइकिल से हमेशा वोट कास्ट करने के लिए आते हैं और इसी मोटरसाइकिल के ज़रिए वो राउंड्स पर भी निकलते हैं, पूरे इलाकों का दौरा करते हैं। हैदराबाद के चुनावी नतीजे के नब्ज को पकड़ने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन हर उस इलाके में पहुंचे जिन्हें ओवैसी ब्रदर्स का किला कहा जाता है। ओल्ड सिटी में ओवैसी ब्रदर्स का जलवा कायम है। यहां पर नतीजे उनके पक्ष में जा सकते हैं, मगर बाकी इलाकों में कैसा मूड है?
इसी का जायजा लेने हम पहुंचे बेगम बाजार इलाके में, जिसे ओवैसी का नहीं बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और इस बार बीजेपी ने जो पॉलिटिकल ताकत दिखाई थी उसका असर वोटर्स की बातों से पता चलता है। रही बात मोदी फैक्टर की, तो आप उसका भी जवाब सुन लीजिए। टीआरएस प्लस एमआईएम दोनों अलायंस है, इसलिए बीजेपी को अपना दबदबा बनाने के लिए ये रोड शो वगैरह जो नेशनल लेवल के लीडर जो आए हैं उनको आना बहुत ज़रूरी था। और मेरी जहाँ तक सोच है 100% बीजेपी 40+ आएंगी। आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि आना जरूरी था, इससे क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है हैदराबाद में? 100% बना है सर, 100% बना है। क्यों ये रोड शोज जो भी हुए हैं, योगी जी, नड्डा जी और जो अमित शाह जी आए, उनके पहले भी काफ़ी उनके फेवर में था और इनके आने के बाद में और प्लस हुआ है। यहाँ पे भी आपको लगता है कि अगर वोट कोई डाल रहा है तो मोदी जी के चेहरे पे वोट डाल रहा है? जी हम डाल रहे हैं बीजेपी को, तो वो एक वोट अपना मोदी जी के लिए ही जाएगा ना। अच्छा, तो इसके लिए हम मोदी के साथ में हैं। क्यों लगता है कि बीजेपी को अब एक बार जीएचएमसी का मेयर चुन लिया, बीजेपी का चुना जाना चाहिए? देखिए सर, बीजेपी का मेयर इसलिए चुना जाना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी एमआईएम का मेयर रह चुका है, टीआरएस का मेयर रह चुका है और सिटी को कोई फायदा नहीं है। ऐसा है, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इस बार रूमर चेंज है। पहले से काफ़ी चेंज है, लोगों में जागरूकता आई है काफ़ी, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन देश हित में है, कौन गुमराह कर रहा पब्लिक को, ये भी सब जानते हैं। चाहे नेशनल लेवल पे रहो चाहे स्टेट लेवल पे रहो, जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे ना, वो भी अब धीमे धीमे पब्लिक को पता चल रहा है। पूरे इलेक्शन जितने भी हुए, बिहार देख लो, आसाम देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, पूरे मोदी जी के चेहरे पे ही हुए हैं। बाकी कोई बीजेपी में भी ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जिसको लोग पसंद करें, बट मोदी जी एक है कि उनके पीछे पूरी सेना चल रही है समझो। तो ये खाली जीएचएमसी की इलेक्शन नहीं है, ये समझो आगे की तैयारी है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल है, तो खाली मोदी जी को देखकर ही चेंजेस करने के लिए पूरी तैयारी है। बेगम बाजार के वोटर्स की बातों से एक बात साफ है, हैदराबाद के लोकल चुनाव में मोदी फैक्टर काफी वोकल है। लोग प्रधानमंत्री पर भरोसा जता रहे हैं, कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ओल्ड सिटी के शास्त्रीपुरम के वोटर्स ने भी मोदी के चेहरे को चुना या फिर ओवैसी ब्रदर्स पर अपना दाव खेला? अब इसका जवाब सुनिए। अवाम अच्छी तरह जान चुकी है, अवाम को ये बात मालूम हो चुकी है कि उसके बीच में जो रहकर जो पार्टी काम करती है, उनके यानी जो कुछ भी उनके मसाइल होते हैं, चाहे बिजली के हो, चाहे पानी के हो, चाहे लाइट के हो, ये चुनाव जो है उसी का चुनाव है। ये आप मजलिस की बात कर रहे हैं? नहीं, मजलिस की नहीं कर रहा हूँ मैं बात जो कर रहा हूँ कि मैं जो एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर जो काम कर रही है पार्टी, वो पार्टी मजलिस है। क्यों? उसको जो है ये हमको देखना है कि ऐसे कई पार्टीज आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे जो है पुकारा करते हैं, वो कैंपिंग करते हैं, फिर बाद में कभी नज़र नहीं आते। आज से नहीं, हम एक ज़माने से एमआईएम को डालते आ रहे हैं और हमारे पूरे मसाइल हल होते आ रहे हैं, आज भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी हमेशा बोलती साहब, लेकिन उनका मेन एजेंडा अब इस वक्त ये लोग हिंदू राष्ट्रीय की तरफ और भेदभाव की सियासत कर रहे हैं। तो मजलिस यहाँ की एमआईएम की हैदराबाद की जो जमात है, बैकवर्डों को लेकर और माइनॉरिटीज़ को लेकर एक अच्छा डेवलपमेंट काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी भेदभाव हैदराबाद में ख़त्म हो रहा है, तेलंगाना से भी भेदभाव ख़त्म हो गया है। तो जो पार्टियाँ भेदभाव रखती हैं वो लोग तेलंगाना में ख़त्म नहीं रख सकते, और बीजेपी को रुकावट करने के लिए मजलिस का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब आप वोट डालकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोकल मुद्दों पर ही वोट पड़ने चाहिए कि नेशनल इशूज़ जो बने गए हैं उस पर वोट पड़ने? अब जो नेशनल इशूज बनाए गए उसके ऊपर पड़ने चाहिए। तो जो विकास का काम है वो विकास होना चाहिए, और विकास के ऊपर ही हम लोग मुद्दों को पकड़ के चल रहे हैं। बीजेपी माशाल्लाह अच्छा करे उन्होंने। अहम सिर्फ तरक्की होती है, तरक्की है, तालीम है, ये अहम मुद्दा है, इसी पे काम होना चाहिए बस। शास्त्रीपुरम का मूड ओवैसी ब्रदर्स के साथ जाता दिख रहा है, मगर जिस कुक्कटपल्ली इलाके में योगी आदित्यनाथ ने विशाल रोड शो करके ओवैसी खेमे में हलचल पैदा की थी, वहां के वोटर्स ने इस बार किसकी किस्मत चमकाने का फैसला किया है? क्या कुक्कटपल्ली में योगी का जादू चला या फिर लोकल मुद्दे नेशनल पॉलिटिक्स पर भारी पड़ गए? यूपी के सीएम ने यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रैंड रोड शो किया था, तो उसका इम्पैक्ट आपको लगता है लोगों के मन में होता है जब इतना बड़ा नेता यहाँ पर आता है और बड़े सारे रोड शो करता है? हो सकता
कि बड़े नेता योगी जी है, जो सबसे बड़ा है, अमित शाह अभी आ चुके हैं हैदराबाद में, उसके लिए थोड़ा बहुत प्रभाव तो दिखाना पड़ेगा हैदराबाद में, तो कि ये सब नेशनल लीडर्स है, तो अभी हैदराबाद में आके इतना बड़ा रैली निकाला है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है, फर्क पड़ता है, और सब लोगों को थोड़ा बहुत चाहता भी है इन लोगों को। इस बार कुछ अलग ही होने के रहा है, अलग होने का है। इस बार बीजेपी आना चाहिए आपको लगता है? आना तो चाहिए सर। बीजेपी पक्का। क्यों आपको लगता है बीजेपी को एक चांस देना चाहिए? बीजेपी को चांस कैसे देनी, तो मतलब बीजेपी और अदर पार्टीज का वेरिएशन बिटवीन, बीजेपी का मीन्स होम फूड, अदर पार्टीज का मीन्स फास्ट फूड। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग बीजेपी इज पक्का। बीजेपी चेंज लाएगी आपको लगता है? डेवलपमेंट होगा? हाँ, या पूरा डेवलपमेंट होगा। अब हैदराबाद के उन इलाकों के वोटर्स की सुनिए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला था। सवाल है क्या बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं की एंट्री और मोदी फैक्टर से वहां के वोटर्स के दिमाग पर कोई असर पड़ा या नहीं? अब देरी देखो, जो अच्छा करा, जो अच्छे से रहा चलता। अब बीजेपी को भी गिर रहे, टीआरएस को भी गिर रहे, सबको गिर रहे। और इस बार ऐसा बीजेपी आए तो मोदी साहब कुछ कर सकते, अब भी मोदी साहब भी आना, मोदी साहब आना। म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में शारदा मल्लिश जीत जाना। केसीआर लोग कुछ भी नहीं करते, अब भी जीता है तो फिर 6 साल को ऐसे ही होते। अभी मोदी जीता है तो थोड़े चेंज होते, क्योंकि बोलो तो इधर बीजेपी आता बोलकर मैं सोच रहा हूँ। आपको लग रहा है? हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है? यहाँ पर तो टीआरएस था ना पहले। हाँ। क्योंकि वो तो इस बार फीवर तो वैसे चल रहा है। फीवर वैसे चल रहा है। बीजेपी आता है यहाँ, पक्का आता है यहाँ। तो बीजेपी आएगा, क्या फायदा होगा? बीजेपी आना पड़ता ना, ये पूरा चेंज आना पड़ता। बीजेपी का अभी तो फिलहाल तो नाम बहुत हुआ भाई, बस वो उसका जो क्या बोलते वो जो अपने जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से उनका नाम बहुत हुआ। 100% बीजेपी 50% वोट्स मार रहे 100%। अरे हिंदू है भाई, हम हिंदू की तरफ से वोट देना पड़ता है। हिंदू की पार्टी एक होना है भाई। कांग्रेस वाले जाके उसमें मिल रहा, टीआरएस वाले जाके उसमें मिल रहा, सब जाके उसमें मिले तो हमारी भी एक पार्टी रहना। अब की बार बीजेपी की सरकार। बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 150 वार्ड के लिए वोट डाले जा चुके हैं। जनता के मूड से नतीजों का अंदाजा कुछ हद तक लगाया जा सकता है। लोगों का मूड मोदी और बीजेपी के फेवर में ज्यादा दिख रहा है। ओवैसी ब्रदर्स का किला खतरे में। अब हैदराबाद में कमल खिलेगा या पतंग कटेगी या टीआरएस की कार दोबारा चलेगी, ये जानने के लिए सबको 4 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। और इधर दिल्ली के बॉर्डर को किसानों ने घेर रखा है। दिल्ली वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। तस्वीर दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही 8:40 पर दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट उद्धव ठाकरे का अजान कार्ड।